हेलो दोस्तों, चलिए आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ओके, सब लोग हेडिंग डाल लो, नंबर सिस्टम। ओके, देखो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर अगर मैं बोलूँ तो वो यही है, नंबर सिस्टम। ओके, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या कोई सा भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आता हो। अगर आप CGL मेंस की बात कर रहे हो तो इसमें से आपको 2 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, मैं आपको सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा इस चैप्टर से। ओके, प्री और मेंस दोनों के लिए ही रहेगा। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो, नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है। देखो, नंबर सिस्टम का मतलब यही होता है, अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर। मतलब कि अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ नंबर। देखो, किसी भी नंबर को दर्शाने के तरीके को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। अब देखो, नंबर सिस्टम ऐसे बहुत तरीके के सिस्टम होते हैं जिससे आप एक नंबर लिख सकते हो। ओके, चलो, एक पहला सिस्टम होता है हमारा, एक बाइनरी सिस्टम होता है। ओके, एक होता है डेसिमल सिस्टम, एक होता है ऐसे ऑक्टल डेसिमल सिस्टम, और एक होता है हेक्सा डेसिमल सिस्टम। ओके, देखो, जो आपके सिलेबस में है आपको खाली डेसिमल सिस्टम को पढ़ना है। बाइनरी सिस्टम या ऑक्टल या हेक्सा ये आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि देखो जो कोडिंग की प्रैक्टिस करते हैं उन्होंने ही ज़रूर पढ़े होंगे, उनको ही पता भी होगा कि बस इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखो, बस ज़्यादा कुछ नहीं, अगर मैं आपको ओवरव्यू दूँ तो बाइनरी सिस्टम में बस आप 2 डिजिट्स के नंबर होते हैं, 0 और 1 में। ऐसे ऑक्टल में 8 डिजिट्स होती हैं, हेक्सा में 16 डिजिट्स होती हैं। और बस ये डेसिमल सिस्टम होता है हमारा, जिस पे पूरा हमारा नंबर सिस्टम बेस है। मतलब कि जो आपके एग्ज़ाम में आता है वो डेसिमल सिस्टम से आता है, जिसमें आपको 10 डिजिट स्टडी करनी है। ओके, चलो, मतलब कि जो 10 डिजिट्स पे बेस्ड है। ओके, चलो अभी मैं इसको रब कर देता हूँ। चलो, ये डस्टर से तो रब होता ही नहीं है ठीक से, क्लॉथ से बहुत इजीली हो जाता है। चलो इसको भी मैं रब कर देता हूँ। देखो, अब डेसिमल सिस्टम मैं लिखता हूँ। इसमें 10 डिजिट्स होती हैं। मतलब कि इस सिस्टम में आप 10 डिजिट से एक नंबर बनाते हो, और वो डिजिट्स क्या होती है। देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओके, मतलब कि देखो, आपने जितने भी नंबर्स देखे हैं वो सारे इन्हीं डिजिट से बने हैं। ऐसे कोई इनसे अलग एक डिजिट तो होती नहीं है ना। जैसे कि अगर मैं कोई सा भी नंबर बोल दूँ, जैसे कि 8491, ये मैंने एक नंबर बोल दिया। ये जितनी भी डिजिट्स हैं, 4 डिजिट का ये नंबर है, चारों डिजिट्स मैंने यहीं से उठाई हैं, है ना। ऐसी कोई भी डिजिट ऐसी नहीं है जो मैं अपनी तरफ से खुद लाया हूँ, है ना। तो देखो, ओके, चलो इसी एक नंबर का मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि 8491। मतलब कि इस नंबर की जितनी भी डिजिट्स हैं, जैसे कि 8491, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, है ना। 84 और 91, मतलब कि हर डिजिट की कोई ना कोई एक प्लेस वैल्यू होगी, एक प्लेस वैल्यू होगी। हिंदी वाले भाई लिख लेंगे इसको स्थानीय मान, और एक फेस वैल्यू होगी। ओके, हिंदी वाले भाई लिखेंगे इसको अंकित मूल्य। ओके, देखो, जैसे कि मैंने एक नंबर बोला है 8491, इसमें जो जितनी भी डिजिट्स हैं 8 4 और 9 और 1, हर डिजिट की कोई ना कोई प्लेस वैल्यू होगी, फेस वैल्यू होगी। चलो सबसे पहले फेस वैल्यू को देखते हैं। फेस वैल्यू निकालना बहुत ईजी होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि जो 8 डिजिट 8 है, इसकी फेस वैल्यू क्या होगी। देखो, कोई भी डिजिट ले लो, चाहे 8 हो, 4 हो, 9 हो, 1 हो, इस नंबर की हर किसी की फेस वैल्यू, हर डिजिट की फेस वैल्यू खुद वो डिजिट ही होती है। जैसे कि मैं 8 की अगर फेस वैल्यू बोलूँ तो उस 8 की फेस वैल्यू 8 ही होगी, जैसे मैं फेस वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। और अगर मैं 4 की, इस पूरे नंबर यानी 8491 में वो जो 4 है,
जो जो डिजिट 4 है उसकी फेस वैल्यू क्या होगी, तो उसकी फेस 4 की फेस वैल्यू खुद 4 होगी। ओके, ये लो 9 की फेस वैल्यू भी खुद 9 होगा और 1 की फेस वैल्यू भी 1 होगी। ओके, अब देखो, अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी नंबर उठा लो, जैसे कि अगर मैं उठा लूँ जैसे कि 249 उठा लूँ, अगर मैं बोलूँ कि 2 की फेस वैल्यू क्या है इस नंबर में, ये जो 249 है 249, इसमें 2 की फेस वैल्यू क्या है खुद, तो हर कोई बता देगा 2 की फेस वैल्यू खुद 2 है। तो और इसमें और इस नंबर में 4 की फेस वैल्यू क्या है, 4 की फेस, हर कोई बोल देगा कि 4 की फेस वैल्यू खुद 4 है और 9 की फेस वैल्यू खुद 9 है। ओके, अब प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। अब जैसे कि देखो फेस वैल्यू अलग अलग आएगी, जैसे कि अगर मैं बात करूँ बोलूँ कि जैसे कि अगर मैं बोलूँ 8, इस नंबर में जो 8491 है, जो डिजिट 8 है, जो ये नंबर 8 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल है। देखो 8 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 8 के बाद हर कोई बोलेगा देखो 3 डिजिट्स हैं, तो 8 के बाद 3 0 लगा दो, ये हो गई 8 की प्लेस वैल्यू। ओके, अगर कोई बोले कि 4 की फेस वैल्यू क्या है, तो देखो 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 4 के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 4 के बाद 2 0 लगा दो। ओके, अब देखो अगर कोई पूछे कि 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो देखो 9 के बाद एक डिजिट है, तो मतलब 9 के बाद एक 0 लगा दो, ये हो गई 90 हो गई 9 की प्लेस वैल्यू, 8000 हो गई 8 की प्लेस वैल्यू। इस नंबर में 8491 में जो 8 की प्लेस वैल्यू 8000 है, और इस पूरे नंबर में जो कि 8491 है, इसमें 4 की प्लेस वैल्यू 400 है। ओके, और 9 की प्लेस वैल्यू 90 और 1 की प्लेस वैल्यू 1 है। ओके, इस नंबर की बात करो, चलो इस नंबर में ये जो 249 नंबर मैंने लिखा है, इसमें 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, देखो कोई भी बच्चा बता देगा कि 2 के बाद कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स है, बस 2 0 लगा दो, ये आ गई प्लेस वैल्यू ऑफ 2। ये क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 है ना, देखो। और ये मतलब कि 200, जो पूरा नंबर 200 है, ये इस नंबर की जो 249 जो नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू है। ओके, अब देखो अगर मैं पूछूं कि इस नंबर में 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, इस ये जो डिजिट 4 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो कोई बच्चा बता देगा देखो 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 4 के बाद एक डिजिट है, तो 4 के बाद एक 0 लगा दो, ये 40 क्या हो गई, प्लेस वैल्यू हो गई इस 4 की। ओके, चलो अब आप फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू समझ गए होंगे। चलो देखो, वैसे इनसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बहुत ही कम। okay, इसलिए मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं बना के दिखा रहा कि मैं कोई सा भी नंबर लिख दूं और फिर मैं बोलूं कि इसकी फेस वैल्यू बताओ या प्लेस वैल्यू बताओ। okay? चलो अब हम आते हैं मेन चीज़ पे। कि इसको भी मैं रब कर देता हूँ। अब मैं पढ़ाता हूँ आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। हिंदी वाले भाई लिख लेना संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। देखो देखो मैथ्स में जितने भी नंबर्स होते हैं ना, उनको आप 2 टाइप से बांट सकते हो। पहला होता है आपका रियल नंबर, और दूसरा होता है आपका इमेजिनरी नंबर। ओके, देखो जो इमेजिनरी नंबर है, ये आपके इससे क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, लगभग ना के बराबर ही, इसलिए लेकिन ऐसा फिर भी पढ़ना थोड़ा ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले ये देख लो, ज़्यादा नहीं, बस छोटा सा टॉपिक है ये, इसको बताया दो। देखो इमेजिनरी नंबर वो होता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, बस हमारी कल्पनाओं में है। मतलब कि उसको आप जैसे कि नंबर लाइन पे ही प्लॉट नहीं कर सकते, और मतलब कि ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है। वो नंबर क्या, तो ऐसे नंबर क्या होता है, कोई अंडर रूट के अंदर कोई भी आप नेगेटिव नंबर ले लो, जैसे कि -1, ये होता है इमेजिनरी नंबर। मतलब कि इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, आप नहीं निकाल सकते। ओके, तो इसको हम आई से डिनोट करते हैं, ये होता है आयोटा। मैं यहाँ लिख देता हूँ आयोटा, इसको आप आई से डिनोट करते हो। तो इसके फॉर्मूलाज भी होते हैं, जैसे कि आई का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, आई का क्यूब -i के इक्वल होता है, आई की पावर 4 1 के बराबर होता है। ओके, लेकिन वो सब आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, उनसे क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं। ओके, देखो
और देखो रियल नंबर तो वही हो गए, देखो जो मतलब कि बस देखो ये नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, बाकी इसको अगर हटा दो तो जो बच गए वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। अब रियल नंबर्स वही, जैसे कि रियल नंबर की एक डेफिनेशन तो ये भी होती है कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह को रियल नंबर यानी कि हिंदी में लिखना मैं भूल गया, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, और इसको काल्पनिक संख्या हिंदी में कहते हैं। ओके देख लो, चलो ओके देखो रियल नंबर आप समझ गए। देखो रियल नंबर को आप वो भी कह सकते हो कि वो नंबर्स जिसको आप नंबर लाइन में प्लॉट कर पाओ वो सारे रियल नंबर होते हैं। नंबर लाइन वही मैं बना के दिखाया तो एक, जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा, जैसे कि एक नंबर लाइन 0 1 ऐसे 2, फिर ये माइनस में चलते जाते हैं -1 -2, मतलब कि जो ये नंबर लाइन है ना इसमें सारे नंबर्स है। देखो ये इन्फिनिटी तक जा रही है और ये प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक, इसमें सारे नंबर्स है। देखो ये -2 -1 जो कि इंटीजर्स होते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा इंटीजर्स। और जैसे कि डेसिमल भी होते हैं, जैसे कि अगर यहाँ की बात करो तो ये 0.5 होगा, एंड अगर आप यहाँ की बात करो तो ये माइनस का 0.5 होगा। ऐसे अगर डेसिमल मतलब कि सारे नंबर्स, चाहे वो डेसिमल का पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, है ना, इंटीजर हो डेसिमल हो, सारे नंबर्स इसमें मिलेंगे। तो ये सारे नंबर्स रियल नंबर में ही होंगे। चलो ओके, अभी मतलब कि चलो एक इमेजिनरी नंबर से ही एक और चीज़ मैं आपको बताया था, जैसे कि आप जिसने 11th में मैथ्स पढ़ी है वो उसको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। देखो कोई ये बोल देता सीधा कि इमेजिनरी नंबर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कहता है, नहीं ऐसा नहीं होता। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कि ऐसा कोई नंबर जो कि रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर दोनों से बने। जैसे कि एक नंबर मैंने देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, यहाँ पे लिख देता नंबर। रियल नंबर को मैं चलो ए से डिनोट कर देता हूँ, और बी इमेजिनरी नंबर मतलब कोई सा भी नंबर बी, अगर उसमें उसकी आई में मल्टीप्लाई कर दो ना, आई तो एक इमेजिनरी नंबर है ना, तो वो ये पूरा नंबर इमेजिनरी हो गया। तो इस फॉर्म को a + bi को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ओके समझ गए? देखो वही रियल। अब इसके भी अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि अगर आप चाहो तो ये i हटा सकते हो, इसका कॉन्जुगेट होता है कि प्लस का माइनस कर दो, बस अब ये आगे, लेकिन इसको स्टडी करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चलो अब आ जाते हैं रियल नंबर्स पे, रियल नंबर्स की बात करते हैं। देखो वैसे तो मैं आपको भी ये बताता कि रियल नंबर्स को रैशनल और इरैशनल में क्लासीफाई करके कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप ये जान लो कि पहले रियल नंबर्स लिख देता हूँ मैं यहाँ, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। ओके देखो रैशनल और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप ये जान लो कि इंटीजर्स और डेसिमल क्या होते हैं। चलो देखो ओके देखो रियल नंबर्स वही जितने भी नंबर्स होते हैं, नंबर लाइन पे मैंने दिखा दिया, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, एक कंप्लीट नंबर हो या डेसिमल में चल रहा हो, ओके वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। चलो अभी मैं रियल नंबर्स को इन दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर देता हूँ, जो कि पहला होता है, मैं ले रहा हूँ पहला इंटीजर, जिसको हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। दूसरा मैं ले रहा हूं डेसिमल, हिंदी में कहते हैं इसे दशमलव। ओके देखो ओके चलो देखो इंटीजर वही होता है कि कंप्लीट नंबर, कि जो भी ऐसा नंबर जो डेसिमल में ना हो। ओके मतलब कि कंप्लीट हो, फर्क नहीं पड़ता चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि 1 एक इंटीजर होता है क्योंकि डेसिमल में नहीं है,
2 एक इंटीजर होता है, 3 एक इंटीजर होता है, ऐसे ही चलते जाते हैं और ये फिर ये ऐसे इनफाइनाइट तक, जैसे कि 10,000 हो गया, ऐसी बड़े से बड़ा नंबर हो गया कोई सा भी, लेकिन बस डेसिमल में नहीं होना चाहिए, तो वो एक इंटीजर हो गया। देखो 0 भी एक इंटीजर होता है, लेकिन फ़र्क क्या है ना, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, लेकिन इंटीजर होता है। अब देखो इंटीजर में ज़रूरी नहीं है कि एक पॉजिटिव नंबर से चलें, आप नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हो, जैसे कि -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ऐसे चलता जाएगा और ये माइनस के अनंत तक चले जाएगा। ओके देखो ये सारे नंबर्स क्या लिख दिए, ये सारे मैंने लिख दिए इंटीजर्स। अब देखो अब डेसिमल की बात कर लेते हैं। देखो डेसिमल भी 2 तरीके के हो सकते हैं। देखो पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, हिंदी में कहते हैं इसे शांत दशमलव, चलो लिख लेना यार, हिंदी में जगह बहुत गिर जाएगी। और फिर दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल। ओके अब देखो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है। देखो टर्मिनेट का मतलब वही ख़त्म हो जाना, रुक जाना। ओके नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वही जो कभी ख़त्म नहीं होता, कभी रुकता नहीं है। अब देखो डेसिमल का तो मतलब सबको पता होगा ना, जैसे कि मैंने एक नंबर ले लेता हूँ 3.1, मतलब कि ये पॉइंट यही होता है डेसिमल दशमलव। अब डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं वो डेसिमल के डिजिट्स हैं। जैसे कि यहाँ देखो ये 3.1 है, अगर जैसे कि सपोज मैंने बोला ये खाली 3.1 है, मतलब कि यहाँ रुक गया, मतलब कि इसका कुछ चल नहीं रहा, जैसे कि ये 1 बस 3.1 ही है, उसके आगे बस अगर आप देखना चाहो तो बस ये चल रहा है 0 0 0 0 0, जो कि आप लिखो या ना लिखो कोई ज़रूरी बात नहीं है। ओके जैसे कि बस है ना, क्योंकि आप ये भी तो लिख सकते हो, जैसे कि 1 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 1.00000, तो वो कोई 0 0 बोलता थोड़ी है, बस ऐसे मैंने 3.1 बोल दिया, जैसे कि ये यहाँ रुक गया ना, तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। भले ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक डिजिट के बाद ही रुके, ऐसा भी हो सकता है कि 1.23 बस ये यहाँ रुक गया, बस इसके बाद कुछ भी नहीं है, इसके बाद अगर कुछ है तो 0 0 0 ही है और कुछ चल नहीं रहा, कुछ रिपीट नहीं हो रहा। ऐसे मतलब कि एक और ले लो, जैसे कि 5.4567, अगर डेसिमल के बाद 4 डिजिट आ गई, बस 4 डिजिट ही हैं, उसके बाद बस ये रुक गया, इसके बाद आगे नहीं है। देखो चाहे डेसिमल के बाद 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, अगर 10 डिजिट बाद भी रुक रहा है ना, भले ही ज़्यादा डिजिट्स बाद रुक रहा है डेसिमल के बाद, लेकिन रुक रहा है तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, भले ही ज़्यादा डिजिट्स क्यों ना हो, लेकिन अगर रुक रहा है तो टर्मिनेटिंग है। ओके चलो वैसे अगर आप यहीं देख लो, जैसे कि अगर जो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं ना, उनको आप बहुत इजीली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। वो कैसे, देखो जैसे कि इस 3.1 का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ये पूरा नंबर उठा लो 31 हो गया, अब डेसिमल हटाना है, तो देखो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो इसके अपॉन में आ जाएगा 1 के बाद 1 0, तो 31 की डिजिट 10 आ जाएगा। अगर मुझे ये 1.23 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो बस देखो ये पूरा नंबर उठा लो 123, और इसके बाद इसमें जो डेसिमल लगा हुआ है उसके बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो बस इसके अपॉन में 1 के बाद 2 0 यानी कि 100 आ जाएगा। डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो 1 के बाद 2 0। ओके अब देखो इसमें क्या है, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो इसकी डिवाइड मतलब कि 54567 की डिवाइड हम 10,000 से कर देंगे, 54567 अपॉन 10,000, ये आ जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ओके चलो अब आप ये तो समझ गए होंगे कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है वो क्या होता है, जो रुक जाता है, इसको शांत दशमलव कहते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। ओके देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वही होता है जो कभी रुकता नहीं है, हमें चलता ही जाएगा, हमें कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ओके तो देखो ऐसे जो डेसिमल कभी ख़त्म नहीं होते उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहला होता है ये रिकरिंग डेसिमल, और दूसरा नॉन रिकरिंग डेसिमल। देखो ओके देखो रिकरिंग डेसिमल वही होते हैं जो मतलब कि एक ही नंबर, एक या फिर कुछ नंबर्स का पेयर रिपीट हो रहा है बार बार, तो वो रिकरिंग डेसिमल हो गए। जैसे कि अगर मैं लिख दूं कि 1.33333 यही चलता जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, मतलब कि जैसे कि अगर आप डेसिमल के बाद 100 टर्म भी देखो ना तो वो 3 है, अगर उसके बाद और आगे जाओगे तो 3 ही चलता जाएगा, 3 कभी ख़त्म नहीं हो रहा। तो देखो इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका 1 पॉइंट जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दो।
ओके देखो है ना, जैसे कि 0.3333 रिपीट हो रहा है तो ये रेकरिंग डेसिमल है। ओके अब देखो ज़रूरी नहीं कि एक सिंगल नंबर ही रिपीट हो रहा हो, जैसे कि अगर ऐसा भी हो सकता है कोई दो नंबर रिपीट हो रही हो, जैसे कि मैं ले लूँ 0.232323। देखो मैं आप देख पा रहे होंगे 23232323 रिपीट हो रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1.23 के ऊपर बार। तो देखो मतलब कि ये जो रिपीट होते हुए जा रहे हैं ना, ये सारे रेकरिंग डेसिमल्स हैं, है ना, क्योंकि ये रिपीट होते हुए जा रहे हैं, मतलब कि कभी ख़त्म नहीं हो रहे। देखो नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ख़त्म नहीं हो रहे, मतलब कि यहाँ रुक नहीं रहे, हमेशा बढ़ते ही जा रहे हैं, आगे जाते ही जा रहे हैं। और देखो यहाँ भी मैं डॉट्स लगा दूँ, कभी इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है 2 3 4, मतलब एक पेयर ऑफ नंबर्स रिपीट होते हुए जा रहे हैं। जैसे ऐसा भी हो सकता है जैसे कि 1.1234, फिर दोबारा से 1234, फिर दोबारा से 1234, ऐसे चलता जा रहा है। तो देखो इसको कैसे लिख दोगे आप, ऐसे 0.1234 के ऊपर बार, ऐसे हो गया। अब देखो जितने भी रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं ना, इनको भी आप बहुत इजीली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। वो कैसे, वो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा रखा है बहुत इजीली। जैसे कि सबसे इजी तरीका तो ये 0.23 को देख लो, जैसे कि यहाँ 2 डिजिट रिपीट हो रही है ना, तो बस इसके नीचे आप 99 लगा दो, ये आ जाएगा 23/99। ये आ गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। अभी कैसे आई, मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन की पहली वीडियो जो मेरी है वहाँ से देख लेना, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे कि अगर आपको इस 1.3 बार को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये ऐसे आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 12/9। हाँ, क्योंकि देखो 13 में से 1 माइनस करके और ये 9 आ जाएगा। हाँ, इसको भी फ्रैक्शन में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको मतलब कि तरीका होता है, अगर आपको जानना है तो सिंपल है, आप पहले इसको x मानो, फिर इसकी 10 में मल्टीप्लाई करो, फिर माइनस करो, फिर x की वैल्यू निकाल लो, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। अगर इसको निकालना है तो बस यही कि 1 2 3 4 के नीचे 4 टाइम्स 9 आ जाएगा, ये आ गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये था, चाहे टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, चाहे रेकरिंग डेसिमल हो, दोनों को ही हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े आराम से। ओके, देखो अब बात करते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल की। मतलब कि देखो ये डेसिमल वो है जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या है ना, ये कभी ये रिपीट भी नहीं हो रहा, एक पैटर्न को रिपीट भी नहीं कर रहा। जैसे कि मैं एक नंबर ले लेता हूँ, ये 1.101 ले लेते हैं, फिर 0001, ऐसे अगर कोई देख रहा है कि चलो है तो सही, कुछ एक पैटर्न तो है, लेकिन क्या है ना कि आप इसको ऐसे नहीं लिख पाओगे, कुछ ऐसे लिख दिया और उसके ऊपर बार, ऐसे नहीं लिख पाओगे क्योंकि वो सेम नंबर ऐसे रिपीट होता थोड़ी चल रहा है। चलो मैं एक और ले लेता हूँ, जैसे कि 1.124657129 अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ कुछ भी एक नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, मतलब बस ये ऐसे ही चलता जा रहा है। कोई सोचेगा कि इससे जस्ट अगला नंबर वो भी नहीं आप बता सकते, तो मतलब कि लेकिन ये चलता ज़रूर जा रहा है। अगर कोई ये सोच रहा है कि ऐसे कोई नंबर्स होते भी हैं, हाँ ऐसे नंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर आप जानना चाहते हो ना कि ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं जो कि ना तो टर्मिनेट होते, मतलब कि ना तो कहीं रुकते और ना ही रिपीट होते, तो देखो मैं बता देता हूँ। रूट के अंदर आप कोई भी इर्रेशनल नंबर ले लो, जैसे कि मैं √2 ले लूँ, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर मैं निकालूँ ना तो वो ऐसे आ जाएगी 1.414, और इसके आगे और भी डिजिट्स होते हैं, लेकिन वो कभी ऐसे ना तो कभी ख़त्म होती है ना ही कभी रिपीट होती हैं। अगर मैं ऐसे √3 की वैल्यू बताऊँ तो देखो ये ऐसे 1.732, इसके बाद शायद 9 आता है, मुझे याद नहीं है। देखो अगर इसके आप आगे के डिजिट्स देखोगे ना, कभी अपने कैलकुलेटर में देखोगे तो देखो ये ना तो कभी ख़त्म होती हैं और ना ही कुछ ऐसा कोई नंबर या पेयर ऑफ नंबर्स आता है जो रिपीट होता वो चलता है। तो ओके, बस यही मेरा बताने का वो था मोटिव। ओके देखो, अब जैसे कि मेरा मेन मोटिव तो आपको ये था कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बीच में डिफरेंस बताना, वो आप यहीं से समझ पाओगे। देखो जो इर्रेशनल नंबर होता है ना, वो नंबर होता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब कि ये जितने भी नंबर्स हैं ना, रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, ये सारे इर्रेशनल नंबर्स है। और इर्रेशनल नंबर्स की अगर आप डेफिनेशन जानना चाहो तो वही होती है जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं, या फिर नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हो, ऐसी √2, √3, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि √7,
है ना, रूट 8 ही बोल सकते हो। बस रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ ना रूट 4, तो रूट 4 की वैल्यू 2 होती है, और देखो 2 एक इंटीजर होता है, इंटीजर भी एक रैशनल नंबर होता है, ओके। और देखो, और बाकी सारे जितने भी होते हैं ये रिपीट, रेकरिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल या इंटीजर, ये सारे रैशनल नंबर होते हैं, ओके। चलो पहले एक बार फिर से आपको ये रिवाइज करा देता हूँ जो भी मैंने ये बनाया। जैसे कि रियल नंबर्स को पहले मैं इंटीजर और डेसिमल में क्लासीफाई कर रहा हूँ। देखो इंटीजर वही होते हैं, एक कंप्लीट नंबर, ऐसे नंबर्स जो डेसिमल में नहीं होते, ओके। इनकी एक कंप्लीट वैल्यू होती है, 1 2 3 ले लो, 4 ले लो, ऐसे ही चलता जाएगा, 5 6 7 8 बस अनंत तक का बड़े से बड़ा नंबर कभी ख़त्म नहीं होते। और देखो जीरो भी एक इंटीजर होता है, बस फ़र्क ये ना तो पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता बस। और देखो आप अगर जीरो से पहले -1 -2 ये माइनस साइन के साथ भी इंटीजर होते हैं, हिंदी में इसको पूर्णांक कहते हैं। और देखो डेसिमल की बात करो, डेसिमल दो तरीके के होते हैं, या तो डेसिमल के बाद या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब कि शांत या फिर अशांत दशमलव, है ना, मतलब कि ऐसा दशमलव जो ख़त्म हो रहा है, मतलब कि जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 3.1, वहीं ये रुक गया, उसके आगे कोई भी डिजिट ना तो रिपीट हो रही है ना है, ओके, बस ये 3.1 ही है ओके। जैसे और ज़रूरी नहीं कि डेसिमल के बाद एक डिजिट पे ही ख़त्म हो, 2 डिजिट पे भी ख़त्म हो सकता है, 3 डिजिट पे भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन बस ये है कि ख़त्म हो गया, उसके आगे कुछ नहीं है, बस उसके आगे 0 0 0 0 0 चल रहा है, ओके। या फिर आप नॉन टर्मिनेटिंग देख सकते हो, मतलब कि ऐसा डेसिमल जो कि ख़त्म नहीं हो रहा, मतलब कि चलता ही जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, ओके, ख़त्म नहीं हो रहा कभी। तो देखो इसको भी आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो, या तो रेकरिंग डेसिमल, ऐसा डेसिमल जिसमें क्या हो रहा है कि ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन क्या हो रहा है कि एक सेम नंबर रिपीट हो रहा है, या फिर सेम पेयर ऑफ नंबर रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि 2 नंबर आप हमेशा रिपीट होते हुए चल रहे हैं, 3 नंबर रिपीट होते हुए चल रहे हैं, ऐसा। तो देखो, है ना, ये रेकरिंग डेसिमल हो गया। और नॉन रेकरिंग डेसिमल क्या हो गया, जो ना तो कभी ख़त्म हो रहा, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ना तो कभी ख़त्म हो रहा और ना ही रिपीट हो रहा है, ओके। चलो, और फिर मैंने आपको क्या बताया, देखो जैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो बहुत ईजीली, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। लेकिन जो नॉन रेकरिंग डेसिमल है ना, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, इसको ये क्योंकि हो ही नहीं पाएंगे, चाहे आप ट्राई कर लेना। बस ऐसे नंबर जो नॉन रेकरिंग डेसिमल होते हैं वो यही होते हैं, रूट के अंदर, बस ये वाला केस हटा दो, रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ओके। अब जैसे कि अगर मैं बताऊँ ना, पाई की वैल्यू भी नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होती है, वो मैं भी आपको आगे बता दूंगा। चलो अभी मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, अब रियल नंबर्स को देखते हैं, डिवाइड करते हैं। देखो वैसे ना रियल नंबर्स की डेफिनेशन वो भी होती है कि कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, ओके। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ओके। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि मैंने तो भी इंटीजर और डेसिमल में क्लासीफाई करके दिखाया, जी देखिए वो आपके लिए ज़रूरी था, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है, और कैसे पता चलता है कि कौन सा नंबर रैशनल है कौन सा इरैशनल है। ये आप तभी पता कर पाओगे कि जब आपको इंटीजर और डेसिमल की कंप्लीट नॉलेज हो, ओके। चलो अब देखते हैं। चलो यहाँ मैं लिखता हूँ रैशनल नंबर, ये नंबर है NO के साथ डॉट, हिंदी में कहते हैं इसको परिमेय संख्या, यहाँ मैं लिखता हूँ, और ये हो गया इरैशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, ओके। देखो ओके, देखो अगर मैं आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताऊं, वैसे तो 2 डेफिनेशंस होती हैं उसकी। चलो एक डेफिनेशन तो वही, ऐसा नंबर जो या तो टर्मिनेटिंग हो, मतलब या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो, ओके। या फिर आप
ये एक तो ये डेफिनेशन हो गई। अब दूसरी डेफिनेशन ये होती है, ऐसा कोई सा भी नंबर जो आप p/q फॉर्म में लिख सकते हो, ओके, p/q फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन जो q है, जो डिनोमिनेटर है, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और p और q इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए और को प्राइम होने चाहिए। इंटीजर्स वो मैंने आपको बता दिया कंप्लीट नंबर होने चाहिए, और को प्राइम वही कि इनके बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। और देखो इर्रेशनल नंबर तो आपको बता ही दिया, ऐसा नंबर जो कि ना तो टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके नीचे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कह लो, नॉन रिकरिंग कह लो, डेसिमल ऐसा कोई सा भी नंबर लिख दो अपनी तरफ से जो ना तो ख़त्म हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, वो एक इर्रेशनल नंबर हो गया, है ना। जैसे कि एग्जाम में भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें अगर जैसे अंडर रूट वैल्यू नहीं है कि रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वैसा नहीं है, एक डेसिमल एक्सप्रेशन गिवन है जो कि ना तो टर्मिनेट हो रही है, मतलब कि ख़त्म नहीं हो रही, और ना ही उसमें कोई पेयर ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो वो एक इर्रेशनल नंबर होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, ओके। चलो वो तो आप डेसिमल एक्सप्रेशन समझ गए, वो मैंने आपको बता दिया लिख के, लेकिन चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही क्या क्या हो सकता है, जैसे कि √2, √3, ये सारे इर्रेशनल नंबर हैं, ओके। अब क्या है ना, कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होगी कि ये जो पाए है ये क्या होता है। देखो ओके, पाए जल्दी बताऊं तो पाए एक इर्रेशनल नंबर होता है, बात ख़त्म। अब कोई ये बोलेगा कि देखो हमने तो पाए की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 देखी है, और देखो ये 22/7 को आप p/q फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये तो रैशनल नंबर हो गया। जी हाँ बिल्कुल, देखो 22/7 एक रैशनल नंबर है ना। 3.14 भी एक रैशनल नंबर है ना। लेकिन ये जो पाए है ना, ये एक रैशनल नंबर नहीं होता, ये एक इर्रेशनल नंबर होता है। अब बच्चा बोलेगा ऐसे क्यों, क्योंकि देखो सच बताऊं तो पाई की वैल्यू ये 22/7 3.14 होती ही नहीं है, मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्स लगभग वैल्यू है, ओके। जो अगर पाई की आप वैल्यू जानना चाहो कि वैल्यू ऐसे 3.1415 ऐसे चलती हुई जाती हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा है इसकी डेसिमल वैल्यू। ये जो भी इसकी डेसिमल एक्सप्रेशन है ना तो कभी ख़त्म होती हैं और ना ही कुछ नंबर्स ऐसे आते हैं जो रिपीट होती हुई चलती है, ओके। तो मतलब इसी क्योंकि देखो जो ये इसकी प्रॉपर्टी है एक इर्रेशनल नंबर की है, इसलिए जो पाए है वो हमारे हो गया इर्रेशनल नंबर, ओके। चलो देख लो, चलो इर्रेशनल नंबर आप समझ गए। अब देखो रैशनल नंबर क्या, वही ऐसा नंबर जिसको आप p/q फॉर्म में लिख दो, लेकिन q 0 के बराबर ना हो, जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर ना हो, ओके। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया, ये 22/7 3.14 ये सारे क्या है, रैशनल नंबर है। देखो 22/7 तो ऑलरेडी p/q फॉर्म में है और q ≠ 0 है, और 22/7 इंटीजर भी है, और 3.14 को भी आप p/q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, डेसिमल हटाओगे नीचे 2 0 आ जाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, और बस ये p/q फॉर्म में होगी, चाहे 2 से काट लो। और अगर आप जानना चाहो तो जैसे कि 1 भी एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि देखो 1 के नीचे 1 लिख दो आप, ऐसे ही 2, मतलब कि सारे इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होते हैं, और सारे देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रैशनल नंबर होता है। और अगर भले ही आप ऐसे लिख दो जैसे कि 2.3333 ऐसे चलता जा रहा है, तो ये मतलब कि आप इसको ये भी देख सकते हो ऐसे 2.3 के ऊपर बार है ना, ये 2.3 के ऊपर बार है, तो मतलब कि इसको अब मैंने आपको बताया था, इसको भी आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो वो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी वो मैं बता देता हूँ। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 21/9, 3 से कहा, हाँ यही वैल्यू आएगी, ओके। चलो मतलब कि आप ये देख पा रहे हो कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं, मैंने एग्जांपल लिया
वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। जितने भी रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, जब मैंने आपको डेसिमल पढ़ाया था, वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। जैसे कि देखो एक एग्जांपल मैंने ले लिया रिपीटिंग डेसिमल का, ये 3 रिपीट होता चल रहा है, क्योंकि हम इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसलिए रैशनल नंबर होता है। ओके, और टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रैशनल नंबर होता है। बस जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है। ओके, चलो ओके चलो मैं अभी आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूँ। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर। ओके, पहला ऑप्शन है आपका पाई, दूसरा ऑप्शन है 22/7, तीसरा ऑप्शन है 1.101001001001 और डी ऑप्शन है आपका √8। चलो बताओ कौन सा नंबर एक रैशनल नंबर है। ये तो मैंने वैसे आपको जस्ट पहले ही बता दिया, हर कोई बता देगा। ये बी ऑप्शन आंसर है, क्योंकि ये p/q फॉर्म में गिवन है। मैंने अभी आपको बताया कि जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 नहीं होती, पाई की अप्रॉक्स वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू बिल्कुल इसी फॉर्म में आती है कि जो ना तो टर्मिनेट होती है ना ही रिपीट होती है। अगर आप को जानना ही है तो आप इसकी डेसिमल वैल्यू जान सकते हो। बहुत ज़्यादा आगे तक एक आदमी ने 40,000 तक याद करी थी पाई की वैल्यू, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं अगर आप याद करो तो, है ना। अब देखो, तो मतलब कि देखो पाई के रैशनल नंबर हो गया। अब इस नंबर की बात करो तो देखो इसमें कुछ भी मतलब कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो रिपीट होता हुआ चल रहा है। बस देखो एक पैटर्न बना दिया इसमें कि मतलब कि अगर आप ऐसे बताओ तो ऐसे 4 टाइम्स 0 उसके बाद 1 आ जाएगा, लेकिन ये है एक इर्रेशनल। क्योंकि एक बात बताओ, अगर जैसे कि जो नंबर रिपीट होता है, जैसे कि जिसके ऊपर आप बार लगाते हो, चाहे वो 1 नंबर हो 2 नंबर हो, किस पे लगाओगे? 10 के ऊपर लगाओगे जी? नहीं, 10 10 10 ऐसे थोड़ी चल रहा है। ये तो देखो यहाँ 1 0, इसके 1 के बाद 2 0 ऐसे चल रहा है। तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा। और √8 ऑब्वियस ही बात है, भले ही इसमें 4 × 2 है, आप 2 बाहर निकाल लोगे, मतलब कि 4 का √2 होता है, 2 बाहर आ जाएगा, 2√2 बन जाएगा। लेकिन ये √2 तो है ना, चाहे √2 की, चाहे मतलब कि आप ऐसे ले लो 2√2, चाहे ऐसे कि इर्रेशनल नंबर में किसी रैशनल नंबर की आप रैशनल नंबर को आप जोड़ भी दोगे ना, आप ऐसे लिख दोगे 2 + √3, तो ये पूरा नंबर भी एक इर्रेशनल नंबर रहेगा। जैसे कि चलो मैं एक ऑप्शन यही डाल देता हूँ, ऐसे 5 + √3, तो ये नंबर भी एक इर्रेशनल नंबर रहेगा। ओके, चलो एक काम करता हूँ मैं, चलो एक ऑप्शन बदल देता हूँ। चलो मैंने बी ऑप्शन ले लिया। ये बताओ √25। अब बताओ कौन सा रैशनल नंबर है। तो हर कोई बता देगा, देखो √25 रैशनल नंबर है। कैसे? देखो, क्योंकि देखो √25 की वैल्यू क्या होती है? √25 की वैल्यू 5 होती है, और 5 क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है। ओके, चलो ओके, देखो, उप्स, चलो कोई बात नहीं। देखो, अगर जैसे कि मैंने आपको पहले रियल नंबर्स को ऐसे रैशनल और इर्रेशनल नंबर में बांटा, जो इर्रेशनल नंबर है वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, जो कभी मतलब कि जो ना तो कभी ख़त्म होता ना रिपीट होता, और जो बचा कुचा है जैसे कि हाँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, वो आ गया रैशनल नंबर में। और टर्मिनेटिंग डेसिमल, और क्या बच गया? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये देखो,
रिपीटिंग कह लो, रेकरिंग कह लो, एक ही बात है। और देखो ये तो डेसिमल वाले हो गए, लेकिन और जो इंटीजर है वो भी रैशनल नंबर होता है जो इंटीजर होते हैं। ओके, देखो जो आपका मेन फ्लो चार्ट है आप ऐसे बना लो तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि रैशनल नंबर पहचानने में आपको बहुत आसानी होगी। क्योंकि देखो जितने भी वास्तविक संख्या हैं उनको आप दो में बांट सकते हो, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर में, है ना। और देखो जो रैशनल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं, जैसे कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऐसा नंबर जो एक ख़त्म हो जाता है, ऐसा डेसिमल जो कुछ डिजिट्स बाद ही ख़त्म हो जाता है। ओके, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब कि ख़त्म नहीं हो रहा लेकिन एक सेम नंबर रिपीट हो रहा है, वो भी रैशनल नंबर होगा। और इंटीजर सारे कंप्लीट नंबर, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी रैशनल नंबर होंगे। ओके, बस जो इरैशनल नंबर है वो क्या होगा, ऐसा नंबर जो ना तो कभी ख़त्म हो रहा है ना ही कभी रिपीट हो रहा है। ओके, चलो देख लो एक बार। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा, मैंने एक दो बार फिर से समझा दिया कि रैशनल नंबर वही जिसको, अगर कोई ये सोच पा रहा है, जैसे कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि इसको आप p/q फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आप नहीं लिख पाओगे, चाहे कितने भी ट्राई कर लो, चाहे आप मेरी वो सिंप्लीफिकेशन की वीडियो भी देख लो, आपको नहीं समझ में आएगा, कोई भी नहीं कर सकता। आप इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हो, इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन क्या होता है ना कि अगर कोई ये सोच रहा है, जैसे कि इंटीजर क्या होते हैं 0 1 2 ऐसे, फिर -1 -2, इसको p/q फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि अगर इनके नीचे मैंने कुछ लिख नहीं रखा तो इनके नीचे कुछ है नहीं, इन सब के नीचे 1 चल रहा है, 0 के नीचे भी 1 है और इन सब के नीचे 1 ही है। तो देखो p/q फॉर्म में होगी, p और q देखो ये वैसे भी इंटीजर बोल रखा है, इंटीजर, और जो नीचे है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के नीचे भी 1 है, अगर आप 0 के नीचे 0 डाल दोगे ना तो वो अनंत पहुंच जाएगा। ओके, चलो अब इंटीजर्स को स्टडी करते हैं। इंटीजर्स या फिर पूर्णांक। ओके, देखो मैंने आपको वैसे ही पहले ही बता दिया था कि एक होता है नेगेटिव इंटीजर, है ना। 0 भी एक इंटीजर होता लेकिन वो नेगेटिव नहीं होता ना तो पॉजिटिव होता। यहाँ मैं लिख देता हूँ 0, है ना, और यहाँ लिख देता हूँ पॉजिटिव इंटीजर। देखो नेगेटिव इंटीजर सारे वही, जैसे कि जो -1 -2 -3 ऐसे ही चलते जाते हैं और माइनस अनंत तक, 0 तो 0 ही है। और पॉजिटिव इंटीजर सारे वही 1 2, है ना, 3 4 ऐसे चलते जा रहे हैं इन्फिनिटी तक। ओके, तो देखो अगर मैं अब इन्हीं से ही बहुत सारे नंबर्स निकल कर आते हैं, जैसे कि अगर होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या, बस और कुछ नहीं। अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 को इंक्लूड कर दो तो जितने भी नंबर्स आ जाएंगे, सेट ऑफ नंबर्स, वो सारे होल नंबर्स होंगे। तो क्या होंगे, देखो ऐसे मैं लिख देता हूँ, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे चलता जाएगा और अनंत तक। मतलब कि ये सारे देखो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, लेकिन 0 को इंक्लूड करके। अगर जैसे कि मैं बोलूँ, मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे याद कर लेते, 0 क्या है, एक होल नंबर है, 1 क्या है, एक बोलते हैं, फिर बाकी क्या है, बाकी नेचुरल नंबर्स है। नहीं, देखो अगर आप जैसे कि 3 बोलोगे, 3 एक वो होल नंबर भी है, इसके बाद 4 5 6 वो सारे होल नंबर भी है। लेकिन वो बात भी है कि नेचुरल नंबर्स भी, लेकिन होल नंबर्स भी होते हैं। बस नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में इतना ही फ़र्क है, बस होल नंबर्स में 0 इंक्लूड होता है। ओके, बहुत कभी कभार CDS में क्वेश्चंस आते हैं कि बोलता है कि जो भी है वो होल नंबर से बिलोंग करता है, तो आपको 0 पे वो क्वेश्चन चेक करना पड़ता है, उससे थोड़ा काम बिगड़ जाता है। ओके, चलो अब नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स, देखो
वही है, बस सारे पॉजिटिव इंटीजर उठा लो, ज़ीरो नहीं लेना है हमें। वो क्या होंगे देखो, 1 2 3 4 5 6, ऐसे चलता जाएगा अनंत तक। ओके, बस देखो होल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच का डिफरेंस आप समझ ही गए होंगे। बस सारे नंबर्स आते हैं, बस एक ज़ीरो का फ़र्क है। होल नंबर में ज़ीरो आएगा और ये प्लस बाकी सारे नंबर्स भी आएंगे, 1 2 3 4 सारे। और नेचुरल नंबर से बस ज़ीरो नहीं आएगा, बाकी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे। ओके, देखो मैं बता दूं, मैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ, डेसिमल नहीं आएगा इसमें। ओके, चलो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि आप बस ये देखो कि जो 1 2 3 है नेचुरल नंबर है, बस जीरो एक होल नंबर होता है, ऐसा नहीं है। देखो ये 1 2 3 ये होल नंबर भी है, 1 एक होल नंबर है, 2 एक होल नंबर है, 3 एक होल नंबर है। बस ऐसा है कि जो 1 2 3 ये नेचुरल नंबर्स भी है, मतलब कि 1 एक नेचुरल नंबर, ये 2 भी एक नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर्स भी हैं। बस जीरो है ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है लेकिन होल नंबर है, बस। ओके, चलो अब इस नेचुरल नंबर्स में ही आप ऐसे देख सकते हो, जैसे कि एक ऐसे नंबर्स आ गए, ले लो आप नेचुरल नंबर्स में ही मैं ले रहा हूँ, प्राइम नंबर्स, है ना, और फिर ये दूसरा कंपोजिट नंबर, है ना। प्राइम नंबर्स को हिंदी में लिख लो अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर को लिख लो भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ओके, हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे अभाज्य संख्या। और ये भाज्य। देखो अब प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, देखो ऐसे नंबर्स, ऐसे सारे नेचुरल नंबर्स जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हों। ओके, अब देखो फैक्टर्स क्या होते हैं वो मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ में बता चुका हूँ। फैक्टर्स वो कि ऐसे नंबर जो उस नंबर, एक नंबर के फैक्टर वो होते हैं जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें। ओके, जैसे कि अब प्राइम नंबर्स मैं आपको बता देता हूँ लिख के, जैसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 5 आता है, उसके बाद 7 आता है, उसके बाद 11 से 12 13 आता है, ऐसे 14 15 17 ऐसे चलते जाते हैं। अब आप देख लो, अगर आप इनके फैक्टर्स निकालो तो देखो इसके 2 के कितने फैक्टर आएंगे, 2 के एग्जैक्टली 2 फैक्टर है 1 और 2। मतलब कि जो प्राइम नंबर्स के आप 2 फैक्टर्स की बात करोगे ना, वो 2 फैक्टर्स पहला तो 1 होगा और दूसरा वो खुद वो नंबर होगा। जैसे कि 2 के फैक्टर्स की बात करो तो 2 के 2 फैक्टर होंगे 1 और 2, पहला 1 और खुद वो दूसरा नंबर, दूसरा फैक्टर खुद 2। ओके, और देखो 3 के 2 फैक्टर्स क्या होंगे, 1 और 3, 5 के 2 फैक्टर्स 1 और 5, 7 के 2 फैक्टर्स 1 और 7, और 11 के 2 फैक्टर्स 1 और 11, और 13 के 2 फैक्टर्स 1 और 13। अब देखो बस अगर आप 2 पे ध्यान दो तो 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। देखो इवन ऑड अगर आप, मैं आपको बताना भूल गया, जैसे कि इंटीजर को आप और भी 2 में क्लासीफाई कर सकते हो, एक ऑड नंबर, इसको विषम संख्या कहते हैं, एक विषम संख्या, और एक इवन नंबर, एक सम संख्या, है ना। मतलब कि देखो जितने भी कंप्लीट नंबर होते हैं, है ना, जैसे कि पॉजिटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, ज़ीरो भी ले लो, ज़ीरो एक इवन नंबर होता है, बस ये याद रखना। देखो ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, है ना, नॉट डिविजिबल बाय 2, और ये जो इवन नंबर होते हैं वो होते हैं डिविजिबल बाय 2, जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं। या फिर आप ये कह सकते हो इवन नंबर वो होते हैं जिनके लास्ट में या तो 0 2 4 6 8 आ जाए, वो इवन नंबर है। अगर जिस ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 के अलावा कुछ आ रहा है, जैसे कि 1 3 5 7 9 ये आ रहा है, तो वो ऑड नंबर हो गया। ओके, जैसे कि अब देखो 2 तो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 एक इवन प्राइम नंबर है, 2 एकमात्र इवन प्राइम नंबर और सबसे पहला प्राइम नंबर है। ओके, मैं यहां लिख भी देता हूं, ओनली इवन प्राइम नंबर, और ये पहला भी है। ओके, और अब अगर आप इन पे ध्यान दो, 3 4 5 7 ये जो प्राइम नंबर्स हैं, अगर आप ध्यान दो तो इन सब के बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर है। मतलब कि अगर आप 3 में 2 ऐड करो तो 5 आ जाएगा, 5 में 2 ऐड करो तो 7 आ जाएगा।
ओके, तो मतलब कि ये एक एपी में है, एक समांतर श्रेणी में है। ओके, तो चलो अब प्राइम नंबर से जुड़ी और भी कुछ बातें यही होती हैं, जैसे कि अगर आप ये ध्यान दो कि 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक जो नंबर्स होते हैं, मतलब संख्याएं हैं, उनमें कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, तो मैं बताया तो उनमें आते हैं 15 प्राइम नंबर्स। और देखो 50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, उनमें आते हैं 10 प्राइम नंबर्स। ओके, तो अगर मैं बात करूं, चलो यहाँ नीचे, इसके नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो अगर 1 से लेके 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, हर कोई बोल देगा देखो 25 प्राइम नंबर्स आते हैं। ओके, चलो अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। देखो जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता वो कंपोजिट नंबर होता है। ओके, देखो प्राइम नंबर के वो मैंने क्या बताया कि ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर हो। अब देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं, चलो इसमें मैं रब कर देता हूँ पहले इसको। जगह ही नहीं है, यहाँ लिख के इसलिए बताना पड़ गया क्योंकि सारे जितने भी हैं सब नेचुरल नंबर्स में आते हैं, इसलिए। देखो पहले मैं चलेगा प्राइम नंबर में आपको दोबारा बता देता हूँ। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हो। ओके, चलो, है ना। अब वो मैं क्या होते हैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि पहला प्राइम नंबर होता है 2, ये एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। दूसरा होता है 3, फिर होता है 5, फिर होता है 7, ऐसे चलता जाता है 11, 13, 17, ऐसे ही चलता जाता है। ओके, ध्यान देने वाली बात ये है कि चलो ये मैं ऐसे एग्जांपल लिख देता हूँ। ओके, जो 1 से लेके 50 तक की संख्याओं में कुल ऐसे 15 प्राइम नंबर्स आते हैं। ओके, 50 से लेके 100 तक की संख्याओं में 10 प्राइम नंबर्स आते हैं। ओके, अब देखो अगर मैं बात करूँ 1 से लेके 100 तक, फिर कितने प्राइम नंबर्स आएंगे, आप इनको ऐड कर दो तो 25 प्राइम नंबर्स आते हैं। ओके, चलो अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर, देखो ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स को हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। प्राइम नंबर वही अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसके दो गुणनखंड हो तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। चाहे आप इनको चेक कर लो, इनके फैक्टर्स निकालोगे तो 2 ही आएंगे, एक पहला 1 होगा और दूसरा खुद वो नंबर होगा। ओके, चलो कंपोजिट नंबर वो जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। ओके, अ नंबर हैविंग, लिख देता हूँ यहाँ पे, डेफिनेशन की कुछ ज़रूरत नहीं है लेकिन समझने के लिए लिख रहा हूँ, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, चलो। ओके, सबसे पहला कंपोजिट नंबर होता है 4। ओके, क्योंकि अगर देखो अगर आप 4 के फैक्टर्स निकालो तो क्या आ रहे हैं, 1, 2, 4, 3 फैक्टर्स आ रहे हैं। ओके, उसके बाद अगर आप देखना चाहो तो होगा 6, उसके बाद 8, फिर ये 9। अब देखो सबसे पहला ऑड कंपोजिट नंबर ये 9 होता है, क्योंकि देखो इन सब में 2 छुपा हुआ है। अगर मैं बात करूँ सबसे पहला ऑड कंपोजिट नंबर और 9 कंपोजिट नंबर कैसे, अगर आप 9 के फैक्टर्स निकालो तो आएगा 1, 3 और 9। देखो 3 फैक्टर्स आ रहे हैं तो मतलब कि कंपोजिट नंबर हो गया। अब ऐसे ही चलता जाएगा, मतलब कि देखो जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। सिंपल है, क्योंकि प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर, अगर 2 फैक्टर नहीं है तो वे कंपोजिट नंबर हो गया। अब देखो क्या है ना कि बस यहाँ पे एक स्पेशल केस आ जाता है, वो मैं बताया था। जैसे कि अब 1 क्या है, 1 जो 2 से पहले आता है। 1 देखो ना तो 1 प्राइम नंबर में आ रहा, ना तो कंपोजिट नंबर में आ रहा। क्यों ऐसा क्या हो, क्योंकि देखो 1 का एक ही फैक्टर है 1 और खुद वो नंबर 1 ही है। तो ऐसा नहीं 1 × 1 2 फैक्टर हो गए, आप सेम फैक्टर को बार बार नहीं लिख सकते।
ऐसा तो मैं लिख दूँ ये 2 को 2 × 1 फिर एक और बार 1 कर दिए तो 2 के 3 फैक्टर हो गए, ऐसा नहीं होता। एक नंबर को आप एक ही बार लिख सकते हो, तो 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर हो गया। तो देखो मैं लिख देता हूँ 1 हैज़ ओनली 1 फैक्टर। ओके, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, इसीलिए ये ना तो प्राइम नंबर होता है, ना कंपोजिट नंबर होता है, ना अभाज्य संख्या है, ना भाज्य संख्या है। ओके, ना अभाज्य। ओके चलो, देयरफॉर यहां से लिख देता हूं, देयरफॉर इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का खेल। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या वो होती हैं ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्या जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो, 2 गुणनखंड हो। ओके, अब देखो एग्जाम्पल मैंने लिया क्या, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे चलता जाता है। देखो अगर आप इन नंबर्स को उठा देखोगे तो इनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आएंगे। अब देखो 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 15 होते हैं। 50 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 10 होते हैं। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आप याद ही कर लो। कभी भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे कि 1 से लेके 50 तक के प्राइम नंबर्स m हैं और 50 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर्स n हैं, तो m × n की वैल्यू बताओ, तो ऐसे 150 आंसर हो जाएगा। कंपोजिट नंबर वही कि ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। तो देखो 4, 6, 8, 9 ऐसे चलते जाएंगे, ये यहाँ ख़त्म नहीं हो रहे, आगे भी नंबर्स आएंगे, आप निकाल सकते हो। जैसे कि 9 के बाद 10 भी कंपोजिट नंबर होता है, 12 आ जाएगा 10 के बाद, ऐसे 13 नहीं होता, 14 आ जाएगा इसके बाद, लेकिन 9 पहला ऑड कंपोजिट नंबर होता है। ओके चलो, और फिर जो 1 की अलग ही कहानी है। 1 का एक ही फैक्टर 1 होता है, इसीलिए ये ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन के लिए 2 फैक्टर होने चाहिए, इसका एक ही है तो प्राइम नंबर भी नहीं रहा। और कंपोजिट नंबर कहता है कि उसको भाई 2 से ज़्यादा फैक्टर चाहिए, तो इसका तो एक अकेला ही फैक्टर है, तो ये ना तो 2 है ना 2 से ज़्यादा, एक अकेला, इसलिए ना तो प्राइम ना ही कंपोजिट नंबर। ओके देख लो, चलो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। देखो चलो, अब मैं आपको बताता हूँ कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स या फिर आप उनको रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी कह सकते हो। चलो देखो, इसकी डेफिनेशन सिंपल है, ऐसे 2 नंबर्स जिनका HCF 1 हो वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। ओके, ज़रूरी नहीं कि वो नंबर्स प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ जैसे कि 36 और मैं ले लेता हूँ 25। देखो ये 36 और 25 दोनों ही प्राइम नंबर्स नहीं होते, लेकिन ये को प्राइम नंबर्स हैं। कैसे? क्योंकि देखो दोनों का ही HCF 1 है। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि HCF 1 होना चाहिए दोनों नंबर्स। ज़रूरी नहीं 2 से ज़्यादा नंबर्स भी हो सकते हैं।
लेकिन अगर उनका HCF है तो वो आपस में को प्राइम है। ओके, जैसे कि मैंने लिया 36, 25। अगर मैं एक और नंबर ले लूँ जैसे कि यहाँ पे 49 ले लिया, देखो इन तीनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये तीनों आपस में को प्राइम हो गए। ओके, चलो ये हाल फिलहाल के लिए मैं 2 ही ले लेता हूँ। ओके, जैसे कि अगर आप जैसे कि 2 प्राइम नंबर्स भी उठा लो, जैसे कि मैं उठा लेता हूँ 17 और 23, है ना, ये दोनों प्राइम नंबर्स है, तो ये दोनों भी हमेशा को प्राइम होंगे। फिर तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब देखो अगर इनके बीच में कॉमन ढूंढना चाहो तो 17 तो सिर्फ 2 नंबर से कटेगा, या तो 1 और 17 से, और 23 भी 2 नंबर से कटेगा, 23 और 1 से, तो उनके बीच का HCF कितना आ गया, 1 आ गया, तो ऑब्वियस ही बात है को प्राइम हो गए। और इनको भी देख लो, देखो इसके फैक्टर्स में मैंने जानबूझ के खाली 2, 3 और 6, 2, 3, 6, 36 है, 1, 2, 3, 6 और 36 इसके फैक्टर्स क्या है, 1, 5 और 25, कुछ भी एक जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो बस ये देखो ये क्या हो गए, आपस में को प्राइम हो गए। ओके, चलो उम्मीद कर, या फिर आप ये भी, चलो एक एग्जांपल मैं लूँ, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 6 और 8, ये आपस में को प्राइम नहीं है, क्योंकि देखो ये क्या है, ये 2 से कट रहे हैं दोनों नंबर्स। अगर आप 2 से काटोगे तो देखो ऑब्वियसली मतलब कि इनके बीच का HCF 2 है, तो ये को प्राइम नहीं है आपस में। अगर फिर मतलब कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 6 और 8 था, तो ये 3 और 4 2 से काट के ये आपस में को प्राइम हो गए। ओके, चलो अब मैं आपको बताता हूँ। आप ये लिखो ट्विन प्राइम नंबर्स। हाँ, हिंदी में इसको कहते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या लिख लेना। और ट्विन प्राइम नंबर्स जुड़वा अभाज्य। अब देखो जो ट्विन प्राइम नंबर है वो और कुछ नहीं, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। ओके, जैसे कि मैं उठा लो, जैसे कि 3 और 5, ये दोनों प्राइम नंबर्स है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है ना। और देखो 5 और 7 भी एक ट्विन प्राइम नंबर है। और देखो अगर आप देखना चाहो तो 11 और 13 भी हो सकता है, 11 और 13 है ना। और क्या हो सकता है, देखो 13 के बाद 15 तब, हाँ 17 19 हो सकता है। 17 19 एक ट्विन प्राइम नंबर है ना। एक हाँ 29 और 31 हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे पॉसिबल हैं। 37 तो है प्राइम नंबर, लेकिन 39 नहीं होता है ना। 41 43, हाँ 41 43 ले लो। ये देखो कितने सारे प्राइम नंबर्स आ गए, ट्विन प्राइम नंबर्स। ऐसे ही अगर आप ढूंढोगे तो ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। चलो देख लो। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये जो मैंने आपको बताया को प्राइम नंबर्स, जो रिलेटिवली, जिसको आप रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी कह सकते हो, हिंदी में सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो। देखो ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसे दो प्राइम नंबर्स ले लो या फिर आप HCF चेक कर रहे हो, लेकिन अगर आप कोई सी भी 2 लगातार संख्याएं उठा लो, कोई से भी 2, जैसे कि मैं उठा लो 3 और 4, ये लगातार है ना, अगर ये हमेशा को प्राइम होंगे आपस में। कोई भी 2 लगातार संख्या हमेशा को प्राइम होती है, आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि अगर आप चेक करोगे तो इनके बीच का HCF 1 ही आएगा, चाहे आप 5 6 ले लो है ना, 7 8 ले लो, जो भी लगातार संख्या है ये हमेशा को प्राइम रहेंगे आपस में। ओके, देखो अब को प्राइम बता दें जिनके बीच का HCF 1 हो, चाहे ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों प्राइम नंबर्स ही हों, वो ये दोनों कंपोजिट नंबर है, लेकिन इनके बीच का HCF 1 है, इसलिए दोनों नंबर आपस में को प्राइम है। अगर 2 लगातार संख्या लोगे तो वो भी आपस में को प्राइम बैठेगी। ओके, अगर आप फिर मैंने आपको बताया ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। अब देखो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, मैंने क्या बोला, डिफरेंस 2 हो है ना, इनके बीच का डिफरेंस 2 हो।
जैसे कि 5 में से 3 घटाओगे 2 आ रहा है, 7 में से 5 घटाओगे 2 आ रहा है, 13 में से 11 घटाओगे 2, 19 में से 17 2, ऐसे 31 में से 29 2 आ रहा है, और 43 में से 41 घटाओगे 2 आ रहा है। और ये सारे प्राइम नंबर्स भी, 3 और 5 प्राइम नंबर है, 5 और 7 प्राइम नंबर है, 11 और 13 प्राइम नंबर है, 17 और 19 प्राइम नंबर है, सारे प्राइम नंबर्स ही हैं। ओके, आपको प्राइम नंबर समझ गए, HCF 1 हो, कुछ भी मतलब कि कॉमन है, ज़रूरी ना हो भाई, और ट्विन प्राइम नंबर डिफरेंस 2 होना चाहिए। ओके चलो आगे चलते हैं। चलो अब बात करते हैं कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको लगता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूछ रहे हैं। नहीं, बस परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। बस देखो, परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन वो होती है ऐसा नंबर जिसके अगर आप सारे फैक्टर्स को जोड़ दो तो खुद वो नंबर आ जाए। लेकिन जैसे कि अगर आप एक नंबर के फैक्टर लेते हो तो एक फैक्टर तो खुद वो नंबर ही होता है, तो जो फैक्टर खुद वो नंबर होगा उसको हटा के बचे कुछ फैक्टर्स को अगर आप जोड़ दो, उनको जोड़ने पे जो वो नंबर था अगर वो आ जाए तो वो नंबर परफेक्ट नंबर होता है। ओके, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ पहले उसकी यहाँ पे। इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ a number ब्रैकेट में excluding the number is equal to the number, then the number is a perfect number. ओके, मैं भी एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि 6 एक परफेक्ट नंबर होता है। कैसे? अगर आप 6 के फैक्टर्स लिखो तो क्या होता है, 1 2 3 और 6। ओके, अब देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि 6 के आप सारे फैक्टर्स को जोड़ लो, लेकिन जो 6 मतलब कि 6 के फैक्टर लिखने में जो खुद जो 6 आ रहा है, ये वाला फैक्टर, इसे नहीं लेना। बस जो बचे कुछ फैक्टर्स है वो लेने, जैसे कि 1 + 2 + 3, ये 1 पहला फैक्टर, 2 दूसरा फैक्टर, 3 तीसरा फैक्टर, लेकिन 6 नहीं लेना, क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कि अगर किसी नंबर के सारे फैक्टर्स का सम बस उस नंबर को छोड़ के, मतलब कि वो फैक्टर जो खुद वो नंबर है उसे छोड़ के, अगर जब मैं इनको ऐड करूँगा, मतलब कि जो फैक्टर्स मैंने लिए उनको ऐड करके ये नंबर आ जाए, जैसे कि आ रहा है यहाँ 6 आ रहा है, तो 6 क्या हो गया, एक परफेक्ट नंबर हो गया। ओके, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, 4 को मैं लूँ, 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 और 4 तो लेना नहीं है ना, 4 तो लेना नहीं है, इस केस में 6 नहीं लेना था, है ना। तो 1 + 2 क्या होता है, 3 4 के इक्वल नहीं आ रहा, तो 4 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। ओके, तो देखो परफेक्ट नंबर गिनती के होते हैं। अगर मैं आपको अगला परफेक्ट नंबर बताऊं तो 28 होता है ना। 28 के अगर फैक्टर्स लिखोगे आप तो क्या होगा, देखो 1 होगा, 2 होगा, है ना, और 7 होगा, 14 होगा, और खुद वो 28 आ गया, लेकिन ये हमें नहीं लेना। अब देखो अगर आप 1 + 2 + 7 + 14 करोगे तो क्या आएगा, देखो ये कि कितना आ रहा है, 10 + 4 x, हाँ मैंने एक फैक्टर लेना भूल गया, इसका वो था 4, हाँ मतलब कि 4 भी 28 का एक फैक्टर है, वो मैं लेना भूल गया। ओके चलो, और 28 नहीं लेना हमें। ओके, अब आप अगर इनको ऐड करोगे, 1 + 2 + 7 10 हो गया,
है ना। 10 + 4 14, 14 + 14 कितना आ रहा है 28। तो देखो 28 क्या हो गया, 28 एक परफेक्ट नंबर हो गया। ओके, अब देखो इसके अगले परफेक्ट नंबर भी हैं, लेकिन वो ये हैं, देखो 4 9 6 और क्या होगा 8 1 2 8, ऐसे ये अगले परफेक्ट नंबर है। लेकिन क्या है ना, यहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं। अगर आपको सेफ चलना है तो बस आप ये 2 याद कर लो, काफ़ी। ये दोनों काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, किसी याद करना कोई नहीं। वैसे भी ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं, शायद रेलवे में एक बार क्वेश्चन आया था कि 2 डिजिट का परफेक्ट नंबर बताओ, तो वो 28 आंसर था। बस आप डेफिनेशन याद करो, बस ये बहुत, मतलब कि ये 2 नंबर्स याद कर लो, ये मोर देन इनफ है। यहाँ से अगर एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट करना होगा क्वेश्चन तो वो पूछ लेगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये आने चाहिए। ओके चलो, ओके मैं एक बार फिर से ही समझा देता हूँ परफेक्ट नंबर क्या होता है। देखो परफेक्ट नंबर ऐसा नंबर जिसके अगर आप सारे फैक्टर्स को जोड़ दो, बस उस नंबर को, उस फैक्टर को नहीं जोड़ना जो खुद वो नंबर होगा, तो मतलब कि फिर वो सारे फैक्टर्स को जोड़ने के बाद अगर वो खुद वो नंबर आ जाए जिसके फैक्टर्स को आपने जोड़ा, तो वो नंबर एक परफेक्ट नंबर होगा। जैसे कि 6 है, 28 है, 496 8 2। 6 के फैक्टर्स क्या हैं, देखो 1 2 3 और 6 है ना। हमें 6 नहीं लेना। अगर आप 1 + 2 + 3 करोगे तो 6 आ रहा है, तो मतलब कि इसके बराबर आ रहा है, तो मतलब कि ये 6 एक परफेक्ट नंबर होगा। अब 28 को ले लेते हैं। 28 के फैक्टर्स लिख दिए मैंने, 1 2 4 7 14। 28 को लेना नहीं है, इनको जोड़ के देखा तो 28 आ रहा है, मतलब कि इसके फैक्टर्स का सम, मतलब कि 28 को हटा के 28 आ रहा है, तो मतलब कि 28 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। ओके चलो देख लो। चलो लास्ट में बस आपको बस एक लास्ट टॉपिक रह गया है। मैं आपको बस फ्रैक्शंस बता देता हूँ जल्दी जल्दी कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं। देखो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस रैशनल नंबर का ही आप भाई समझ लो फ्रैक्शन को। लेकिन क्या होता है कि रैशनल नंबर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आते हैं, और फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। चलो सब लोग हेडिंग डाल लो, फ्रैक्शन। हिंदी में कहते हैं इसे भिन्न। ओके देखो फ्रैक्शन वही जिसको आप a/b फॉर्म में लिख सकते हो, और ये क्या होता है, इस एक जो होता है, जो ऊपर होता है, वो उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं। ये और क्या, जो a होता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे अंश। और b जो नीचे है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे हर। ओके चलो तो देखो, अब देखो फ्रैक्शन जो होती है ना, मैं इसको a/b नहीं n/d लिख लेता हूँ। n, इससे आप समझ जाओगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन जितनी भी होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होगी, कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी। देखो अगर वो नेगेटिव है तो वो फिर वो रैशनल नंबर भी है। हाँ सारी फ्रैक्शन रैशनल नंबर होती हैं, लेकिन हर फ्रैक्शन रैशनल नंबर नहीं होता। ओके अब देखो फ्रैक्शंस 3 टाइप की होती है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न। ओके चलो पहला लिख लो, ये सबसे पहला मैं ऐसे एरो डाल लेना अपनी कॉपी में। चलो पहला हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके दूसरा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा लिख लो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके चलो देखो मैं ऐसे डाल देता हूँ। चलो प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जो 1 से छोटी होती है। जैसे कि मैं n/d एक फ्रैक्शन ले ली, अगर ये फ्रैक्शन 1 से छोटी है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये 2/3। अगर आप इसकी डेसिमल वैल्यू जानना चाहो तो ये आएगी 0.66666 चलता जाएगा। अब देखो ये 1 से तो छोटा है ना, इसका मतलब जो 2/3 है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है।
अब देखो ज़रूरी नहीं है कि आप हर फ्रैक्शन की ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन लिख रहे हो फिर ये देख रहे हो कि ये 1 से छोटी है या नहीं। आप बस ये देख लो कि अगर जो भी न्यूमरेटर है जो ऊपर होता है डिवाइड के, अगर वो डिनोमिनेटर से छोटा है ऐसे, तो वो फ्रैक्शन एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। जैसे कि इस केस में मैंने 2/3 के केस में 2 छोटा होता है 3 से, तो ये 2/3 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि 1/4 ले लिया मैंने, 2/5 ले लिया मैंने, 3/6 ले लिया मैंने, ये सारी प्रॉपर फ्रैक्शंस है। ओके, चलो, जो कि 1 से छोटी है या फिर उनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ओके, चलो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देख लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वही ऐसी फ्रैक्शन जो 1 से बड़ी होती है, जैसे कि n/d मैंने ले लिया, ये 1 से बड़ा है, तो इसके केस में क्या होगा, जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तभी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न हो जाएगी। ओके, चलो एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि 4/3 ले लिया मैंने, 5/4 ले लिया मैंने, 6/3 ले लिया मैंने, ये सारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है। ओके, वैसे सच हाँ, ओके, हाँ, अगर कोई ये जानना चाहे जैसे कि मैंने ले लिया 3, एक इंटीजर ले लिया, ये भी एक फ्रैक्शन है। जी हाँ, बिल्कुल फ्रैक्शन ही है। 3 के नीचे आप 1 लिख लो, इंटीजर कह लो, फ्रैक्शन। कंफ्यूज मत हो जाना, बस आपको क्या अगर आप फ्रैक्शन की बात कर रहे हो ना, तो देखो a/b, अब ऐसा थोड़ी बोला है कि जो डिनोमिनेटर वो 1 नहीं हो सकता, 1 भी हो सकता है ना, बस 0 नहीं हो सकता। कभी 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड आ जाएगी वैल्यू। कुछ भी हो सकता है, 1 के अलावा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1000 ले लो, बस 0 नहीं लेना। अब देखो, अगर क्योंकि यहाँ नीचे 1 है तो मतलब कि 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी कंफ्यूज मत हो जाना कि 3 तो इंटीजर होता है, फ्रैक्शन भी होता है। जी हाँ, ऐसा बहुत कॉमन होता है, फ्रैक्शन भी है, इंटीजर भी है, ये 3। बाकी ये इंटीजर्स नहीं है, ये फ्रैक्शन भी है, लेकिन क्या है, लेकिन रैशनल नंबर तो है ही। ओके, अब देखो, चलो ये समझ गए। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन देखते हैं। देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन और कुछ नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही एक सही तरीके से लिखने का तरीका है वो हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक इंटीजर प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, देखो, ओके, जैसे कि मैं बोलूँ 3 से 4/5, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मतलब कि आपने कभी ऐसे देखे होंगे, एक फ्रैक्शन में एक नंबर ऐसे चिपका के लिख दिया, तो भाई क्या है, ये 3 से 4/5 है। इसका मतलब और कुछ नहीं, ये 3 और 4/5 के बीच में एक प्लस का साइन होता है, 3 से 4/5। ओके, बस कुछ तो ये रटवा देते हैं कि बस आपको ये 3 की मल्टीप्लाई 5 में जो नंबर आया उसमें 4 ऐड कर दो, बस ये मिक्स्ड फ्रैक्शन से जो भी है, वैसे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी, वो जो भी फ्रैक्शन है वो बन जाएगी। ओके, मतलब कि लेकिन इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि ये 3 और 4/5 के पीछे प्लस का साइन है। अगर आपको ये ऐड करना है तो 3 के नीचे 1, फिर आपको डिनोमिनेटर सेम, यानी कि ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, फिर डिनोमिनेटर सेम, तो ये 15 + 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19/5, ऐसे आ जाता है। ओके, ओके, बस देख लो। और तो मेरे ख्याल से और कुछ नहीं, बस ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर 2 मिक्स्ड फ्रैक्शंस को आपको ऐड करना है तो कुछ नहीं, जो इंटीजर में इंटीजर वैल्यू ऐड हो जाती है और फ्रैक्शन में फ्रैक्शन वैल्यू ऐड हो जाती है, बस फिर आप उनको ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, ये जब मैंने, हाँ, ओके, चलो एक बार देख लो। चलो मैं अगर फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो, मैंने क्या फ्रैक्शन आपको पढ़ा है, फ्रैक्शन सारी हिंदी में कहते हैं इसको भिन्न। किसी भी नंबर को आप a/b फॉर्म में लिख दो तो एक फ्रैक्शन होता है। जो a होता है, जो ऊपर वाली वैल्यू, उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, b को डिनोमिनेटर, हिंदी में इसको अंश और हर कहते हैं, अंश बटे हर। जो भी जितनी फ्रैक्शंस होती हैं हमारी सारी 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। फ्रैक्शन 3 तरीके की होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो जो कि 1 से छोटी होती हैं, है ना, मतलब कि जैसे कि 2/3 ले लिया, इसकी वैल्यू 0.66, मतलब कि 1 से छोटी है। या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर न्यूमरेटर जो अंश है वो हर से छोटा है तो जितने भी फ्रैक्शंस आएंगे वो सारी प्रॉपर फ्रैक्शन होंगी। ओके, चलो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं। ऐसी फ्रैक्शन जो 1 से बड़ी हो, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो वो सारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न होती हैं। अब देखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन वही इंटीजर प्लस एक प्रॉपर फ्रैक्शन।
या फिर अगर आप चाहो तो जितनी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं 4/3 का एग्जांपल लूँ तो इस 4/3 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर लूँगा, अगर आप 4 को ऐसे लिख दो ना, जैसे कि 4 को 3 का कोई ग्रेटेस्ट मल्टीपल प्लस में जो बच गया ऐसे लिख दो, जैसे कि 4 को मैं 3 + 1 लिख दिया मैंने, है ना। अब देखो, अब इसको अगर आप सेपरेट कर लोगे, 3 के भी नीचे 3 ले जाओगे और इसके नीचे भी 3 ले जाओगे तो ये कैसे आ जाएगा, ये 1 + 1/3 यानी कि ऐसे बन जाएगा 1 1 से 1/3 ऐसे बन जाएगा। तो बस देखो ये 4/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर 5/4 को जानना चाहते हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 से 1/4। ओके, और ये 6/3 तो 2 ही होता है। ओके, चलो थैंक यू, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब देखो अगली, ये इस क्लास में मैंने आपको खाली बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, अगली क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू, माय नेम इज़ अंशुल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।